हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक चल रहा है? गुड इवनिंग यस सर। सर। ठीक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्कूल्स वगैरह में एग्जाम्स वगैरह चल रही है? ना ये हो सर, गई? हो गया हमारे तो एग्जाम। हो गई, यस। ठीक। यस सर। तो घर पे फिर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यस जेई और सर। बोर्ड का? देखो, दोनों का साथ साथ चलते रहना। उस दिन समझाया भी था मैंने। जैसे अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें भी यस अगर सर। आप देखोगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिफरेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड्स लायक भी है। मतलब बोर्ड्स में भी अगर आप उन क्वेश्चन को बोर्ड्स के हिसाब से भी सॉल्व करोगे, मतलब अगर उतना भी ढंग से सॉल्व करते हो तो बोर्ड्स के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। आगे भी अपन जो अच्छे अच्छे चैप्टर करेंगे हाई वेटेज वाले, जैसे आपके पास चैप्टर आएंगे, इंटीग्रेशन का चैप्टर आएगा, एओडी का चैप्टर आएगा, बहुत सारे चैप्टर आएंगे आपके। आपको पता भी होगा। आपके स्कूल में अभी फिलहाल कौन से चैप्टर तक हो गया मैथ्स में? इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन में पहुंच गए आप लोग? यस सर। सर अच्छा, हमारे तो कंटिन्यूटी तक ही हुआ है अभी तक। कंटिन्यूटी तक ही हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर आगे हैं, जो आने वाले हैं और जो अब हम करेंगे, वो आप उसमें अपने आप बोर्ड्स कवर हो रहा है, इसलिए बोर्ड्स का लोड मत लेना। बस कैसे भी करके आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग बस क्लासेस मिस ना करें। और इनकेस किसी इमरजेंसी के कारण क्लास मिस हो जाती है तो उसको रिकॉर्डिंग से उसी दिन ही कंप्लीट करें। क्लियर है? रिकॉर्डिंग सर लेट अपलोड होती है तीन हाँ, चार एक दो दिन लेट अपलोड होती है, लेकिन अपलोड तो हो ही जाती है। आप एक दो दिन बाद देख लो, आया ना? यस। अगले दिन तक तो अपलोड हो ही जाती। तो कभी कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग से देख के उसको कम कम कंप्लीट करो। लेकिन कोशिश तो पहले देखो यही करा करो कि ये आपका है ना, कैसे भी करके लाइव क्लास ही अटेम्प्ट हो। ठीक है? लाइव क्लास में जो फायदा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, खासकर रिकॉर्डिंग से। आप कोशिश तो यही करा करो कि लाइव क्लास में प्रॉपरली अटेंड करो, टाइमली क्लासेस अटेंड करो, और डाउट्स हाथों हाथ क्लास में ही पूछो। और जो जो भी टॉपिक होता जा रहा है, साइड बाय साइड उस टॉपिक की आपको मॉड्यूल करना ही है, बाय डिफॉल्ट है तीनों सब्जेक्ट में। मान लो आज मैंने फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया आपको, लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ा दिया था, मॉड्यूल भी आपको मैंने 2 दिन तक मॉड्यूल भी कराई, डाउट डिस्कशन भी हमने किया। अब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ूंगा, तो आज जब डिफरेंशिएबिलिटी मेरा कवर हो जाएगा, तो आपको घर जाके खुद से ही मॉड्यूल सॉल्व करने। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बोलूंगा ही, बोलता तो हूँ मैं, इनकेस कभी नहीं भी बोलूँ तो आपको खुद से ही सोचना है कि सर ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दिया है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1 में जो जो भी क्वेश्चन है उसको मुझे कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करो अच्छे से। इनकेस नहीं आता है, आधी रात को कहीं फंस गए, तो पहले आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो खुद से, कोई हिंट, कहीं स्टेप्स, एक आधी स्टेप मिस हो रही है, कौन सी आपने कैलकुलेशन एरर कर दी है, तो गूगल पे सॉल्यूशन देख के उसका देख लो कि आपने कहाँ कैलकुलेशन एरर करी। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कहीं नहीं मिल रहा, तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो। ठीक है? वहां पे भी नहीं हो रहा डाउट रिजॉल्व, तो क्लास के एंड में सर को बोल दो कि सर ये हमारा डाउट है, वो क्लियर करो। अब आपकी कल से हम डाउट, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली डाउट डिस्कशन सेशंस भी लगाएंगे। ठीक है? तो डाउट डिस्कशन सेशन में भी लाइव सेशन लगेंगे, ओपन सेशन रहेंगे, तो उसमें भी आप अपने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आ रही बात समझ में आप लोग को? यस सर। तो थोड़ी अपने एंड से मेहनत करो, अभी भी देखो समय है, कैसे भी करके जनवरी वाला ये अटेम्प्ट अच्छे से अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा काम। ठीक है? एक सेकेंड ना, मैं वापस एक बार ग्रुप में रिमाइंडर डाल देता हूँ बच्चे ज्वाइन के लिए। चलिए,
स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वापस लिमिट मॉड्यूल ही आपको दिखाई, मॉड्यूल में बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है, तो कभी भी आपको रिवाइज भी करना, प्रैक्टिस भी करना हो तो ये मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने लास्ट क्लासेस में लिमिट्स पढ़ा था, यहाँ पे थ्योरी अब बहुत अच्छे से गिवन है। लिमिट्स क्या होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन, लिमिट्स यूजिंग एक्सपांशन, ये 5 तरह के मेथड। इन 5 तरह के मेथड पे अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जांपल, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करना हो। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी के 4 कारण समझाए थे अलग अलग, कि मान लो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड ना हो उस पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू भी मान लो डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर दोनों ही आपस में इक्वल नहीं हो तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों के दोनों आपस में इक्वल होगी, तो ही उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक वेराइटी ये थी। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी में पूरा कॉन्सेप्ट लिमिट का ही यूज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम निकाल लिमिट ही रहे। उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गई तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस पर दो तीन सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन। कुछ थ्योरम्स भी है कंटिन्यूटी की। ठीक है, कि मान लो एफ और जी दो फंक्शन है, एफ और जी दो फंक्शन है जो पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, जो पॉइंट सी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उनके एडिशन वाले और सब्सट्रैक्शन वाला जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मल्टीप्लीकेशन वाला भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर उस पॉइंट पे जीरो ना हो। ठीक है, तो अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन को आपस में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दो, तभी भी कंटिन्यूअस ही रहेगा। अगर मान लो एफ कंटिन्यूअस है, जी डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप ये सब याद मत करना, आप लोग तो डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है उसमें दिमाग लगाना। क्लियर है? यस सर। यस सर। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये भी आपको मैंने बता दिया था। कंपोजिट फंक्शन में फॉग गॉफ को किसी भी पॉइंट पे पूछा है तो आप उसकी क्लियरली प्रॉपर्ली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और चेक कर लो। इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस इंटरवल के अंदर जितनी पॉइंट है उनमें कंटिन्यूअस हो। और एंड पॉइंट पे भी बताया था कि एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पे हमें, जैसे मान लो ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी ए से बी के बीच में क्लोज इंटरवल में, ए से बी के बीच में और इंटरवल क्लोज है मान लो, तो ए पे आप क्या देखोगे, ए पे पॉइंट ए पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर, क्योंकि देखो ए के लेफ्ट में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ए के लेफ्ट में अगर कोई ग्राफ नहीं तो ए की जस्ट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे, ये दोनों अगर आपस में बराबर तो ए पे कंटिन्यूअस होगा। बी पे आप देखोगे बी की लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड पॉइंट पे बता रहा हूं, और फंक्शन की वैल्यू बी पे, ये दोनों अगर आपस में बराबर तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और इसके अलावा इसके बीच में ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी यहाँ पे इन्होंने और थ्योरम्स के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अच्छे से दिए हुए हैं, इनको घर जाके एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लें। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन बेसिकली। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार, तो हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएबिलिटी। अब तक अपन ने कंटिन्यूटी चेक की थी कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, ये सब देखा था। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोचना है और उसके बारे में बताना है। कंटिन्यूटी तो ग्राफिकली क्लियरली दिख रहा था, कहीं पे भी अगर फंक्शन में ब्रेक आता है, कहीं पे फंक्शन अगर ग्राफ टूटता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, हाँ है ना? यस यस सर। सर। एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड।
चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से एक एक शब्द वर्ड को, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो हेडिंग डाल देना डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, अब तक आपने बहुत सी बार डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और एक चीज आपको हर बार बताई गई होगी, किसी भी पॉइंट पे, मान लो कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन को मान लो आपने डिफरेंशिएट किया। क्या किया? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद कोई ना कोई फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में मान लो ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट रख दिया। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट था मान लो a, b, x की जगह a, y की जगह b रख दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट p की वैल्यू रख दी, तो आपको कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू क्या डिनोट करती है? ये वैल्यू डिनोट करती है उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस पॉइंट P पे अगर मैं क्या ड्रॉ करूं? टेंजेंट। क्लियर है? बोलो। उस पॉइंट Yes. P पे अगर, ये आपने पढ़ा भी होगा, dy by dx denotes the slope of the tangent at any point, है ना? Yes, ठीक है, तो उस पॉइंट P पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस बना रही, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, किसी भी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, where theta is the angle made by the x axis, made with the x axis। तो उस, तो dy by dx denotes, क्या डिनोट्स करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो टेंजेंट का स्लोप है, ये dy by dx डिनोट करता है। ठीक है, अब dy by dx बोलो या f dash x बोलो, अब डिफरेंशिएशन करना कैसे है, उसका फंडामेंटल रूल क्या है, वो पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला हमको क्लास 11 में बताया गया था। लिमिट की मदद से ही डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या थी? डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था? एफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस, या फिर ऐसा था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये f डैश x का फॉर्मूला था। आपने अगर ध्यान दिया हो लास्ट ईयर, ये फॉर्मूला था आपके लिमिट्स वाला चैप्टर में। इसी से सारे फॉर्मूला डिराइव हुआ। आप जो बोलते हैं ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वो जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले इसी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम से ही डिराइव हुआ। तो f डैश x का ये फॉर्मूला होता है। f डैश x मतलब वही अगेन dy by dx, ये मेरा फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या बोला कि अभी डिफरेंशिएबिलिटी मतलब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, कि किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो मेरा dy by dx होता है। अब ये जो dy by dx की वैल्यू आ रही है, ये यूनिक आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? यूनिक। अगर यूनिक आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो अलग अलग आ रही है, तो हम बोलेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब एक पॉइंट पे अगर मान लो दो वैल्यू आ रही है, तो कोई एक पॉइंट पे अगर दो वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। अगर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट फिर क्या समझाया क्या? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो वापस ग्राफिकली समझाता हूँ। एक और कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, वी शेप ग्राफ होता है, और x इक्वल टू 2 पे 0 होता है ना? यही ग्राफ होगा मॉड ऑफ x प्लस 2 का। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट 2 पे x इक्वल टू 2 पे चेक करूं डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप अगर ध्यान से देखोगे x इक्वल टू 2 पे ऐसा शार्प कॉर्नर टाइप आ रहा है, और इससे जस्ट थोड़े से पहले और जस्ट थोड़े से आगे, मतलब बेसिकली 2 माइनस और 2 प्लस पे, इसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में अगर मैं टेंजेंट की बात करूंगा, तो नेबरहुड में दो अलग अलग टेंजेंट मिलेगी। इधर ये वाली टेंजेंट मिलेगी, और उस साइड मुझे वो वाली टेंजेंट मिलेगी। और बाकी किसी भी पॉइंट और ले लो, मान लो x इक्वल टू, मान लो ले लिया आपने, कुछ भी ले लो, मान लो 5 ले लिया, तो 5 के लेफ्ट साइड टेंजेंट ड्रॉ करो या राइट साइड टेंजेंट करो, दोनों ही केस में
तीनों ही केस में टेंजेंट सेम मिलेगी, हाँ है ना। तो बेसिकली Yes, इसको sir. आप बोलते हैं एट x इक्वल टू 5 लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप और राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप, लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब बेसिकली वहां पे एक सिंगल यूनिक टेंजेंट बनेगी। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से टेंजेंट और राइट साइड वाली टेंजेंट दोनों आपस में अलग अलग होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे पॉइंट 2 पे के नेबरहुड में या फिर 2 पे डिफरेंशिएशन मेरा अलग अलग आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट लॉजिकली भी सोच सकते हो। देखो इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन होगा x माइनस 2, लेस देन 2 के लिए फंक्शन होगा माइनस ऑफ x माइनस 2। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें, फॉर्मूले से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, डायरेक्टली अगर मान लो करोगे तो यहाँ का डिफरेंशिएशन वन आएगा, यहाँ का डिफरेंशिएशन माइनस वन आएगा। तो क्लियरली लेफ्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आ रहे है ना। तो इस पॉइंट पे Yes, sir. फंक्शन फंक्शन को क्या बोलूंगा मैं, नॉन डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल। तो ग्राफिकली अगर समझना हो तो ग्राफिकली उन्होंने बहुत आसान भाषा में बोला, शार्प कॉर्नर देख लो। जहां पे भी आपको शार्प कॉर्नर दिखेंगे वहां पे हमेशा आपको दो अलग अलग टेंजेंट मिलेगी, उसके उस पॉइंट के नेबरहुड में दो अलग अलग टेंजेंट मिलेगी, दो अलग अलग टेंजेंट मिलेगी। इसका मतलब वहां पे आपका, देखो यहाँ पे जो लिमिट का फॉर्मूला था बेसिकली, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब 0 प्लस पे और 0 माइनस पे एफ डैश एक्स लेफ्ट साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों आपस में इक्वल हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए तभी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बोलो। इसलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको आप नोट करके लिख लो, इन अ ग्राफ if at any point we can draw a unique tangent that is from both neighborhood, that is left hand side or left hand derivative and right hand derivative, then it is differentiable. That is, it should not have any sharp corner. ठीक है, ग्राफ एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो, या फिर इसको ऐसे लिखो, दैट इज ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। ठीक है, मतलब जहां पे भी अगर आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है ग्राफ में, वहां पे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सबसे आसान भाषा यही। और ग्राफ ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस अगर हो गया तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे टेंजेंट अलग अलग यानी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए और पूरा ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए। तो जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है, जहां पे भी आपको ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ रहा है, वहां पे फंक्शन मेरा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पे एट एनी पॉइंट जहां पे भी आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा है वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो ये सब तो ग्राफिकल बातें हो गई, ग्राफिकली आप देख देख के बता दोगे, चलो अच्छी बात है। ग्राफ अगर ड्रॉ कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करो, देखो कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डायरेक्टली लिख दोगे नॉन डिफरेंशिएबल। कहीं पे भी ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो भी डायरेक्टली लिख दोगे नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, लेकिन अगर ग्राफ नहीं पता, नहीं ड्रॉ कर पा रहे और किसी पॉइंट पे अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो एट एनी पॉइंट। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लो फॉर्मूला, जीरो प्लस वाला फॉर्मूला, तो जीरो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, एकदम याद रख लेना, रट लेना है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी इजी है, जहां जहां भी एच आ रहा है उसकी जगह सिर्फ माइनस एच कर देना। तो ऑलरेडी हम यहाँ साइन ले रहे हैं, मतलब एच की जगह माइनस एच लिखना है, जहां जहां भी एच है उसकी जगह माइनस एच लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही केस में हम, जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो प्लस ही होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं, तो दोनों ही केस में एच जो होता है वो जीरो प्लस वाला ही होता है। ये जो लिमिट हम एच लगा रहे हैं ना, एच की लिमिट, दोनों ही केस में ध्यान रखना जीरो प्लस वाला ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन के साथ बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा मत कर देना कि लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो कौन सा टेंडिंग वाला, जीरो प्लस वाला ही, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो वाला, ताकि दोनों में साइन कंसीडर हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस एच कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं इसलिए अपन जीरो प्लस ही लेंगे, यहाँ पे तो प्लस ही आता है। तो ये आपका फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल आते हैं उस पॉइंट पे, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद, पहले आपने स्कूल में भी किए होंगे, फॉर्मूला याद होने चाहिए, याद है ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के दो फॉर्मूले हैं, इनको एकदम प्रॉपर्ली याद कर लेना। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इक्वल टू 1। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? अच्छा ये बताया ना मैंने आपको, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये एफ डैश एक्स का है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एक्स की जगह 1 दिया तो 1 पुट अप कर देना, एक्स की जगह 2 दिया तो 2 पुट अप कर देना, हाँ है ना? यस सर Yes, sir. ठीक है, चलो अप्लाई करो फॉर्मूला। देख लेना, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह 1 रख दिया। अब वैल्यू पुट अप करो फंक्शन की। एफ ऑफ 1 प्लस एच कैसे पता करेंगे? 1 प्लस एच क्या है? एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या है? एक्स स्क्वायर X 1 प्लस square, एक्स का स्क्वायर हाँ देखो, 1 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कौन सा फंक्शन है? ये वाला। Yes, sir. उसमें एफ ऑफ Yes, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा? 1 प्लस एच का स्क्वायर हाँ, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच, सिंपल। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो 1 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मतलब इक्वलिटी है, एक्स की जगह 1 रखो तो एफ ऑफ 1 1 आएगा अपॉन में एच। आई बात समझ में? यस Yes. Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितनी आ रही लिमिट? टू आ रही है टू आ रही है, Yes, sir. तो 1 प्लस एच का स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एच। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से एच कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, Yes, है sir. ना? एच को 0 रखोगे तो वेरी गुड 2 आएगा। क्लियर है? यस सर अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ कितना आ रहा है? वन आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। सबसे पहले बताइए एफ ऑफ 1 माइनस एच कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एच ही रह जाएगा हाँ, कहाँ पे पुट अप करोगे? लेस देन 1 में, क्योंकि 1 में से एक नंबर छोटा सा सब्सट्रैक्ट हो रहा है,
वन में से एक नंबर जो जीरो प्लस वाला सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वन से छोटा होगा, वन से छोटा मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एच, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह वन माइनस एच, एफ ऑफ वन वन ही है, अपॉन में माइनस का एच, अगेन वन वन कैंसिल, माइनस एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, वन। तो बताओ डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशियल। Non-differentiable. Since left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore at x equal to 1 fx is non differentiable. पक्का समझ में आया? Yes, यस sir. सर। चलो ये अगला वाला ट्राई करो, ये वाला। थर्टी फाइव। जीरो पे चेक करना है, तो जहां जहां भी फॉर्मूले में एक्स की जगह जीरो रख देना। प्रॉपरली सॉल्व करो सब लोग। बताओ लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है सर। जीरो आ रहा है, चेक करते हैं। बाकी लोग भी बताओ, चेक करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह जीरो आएगा। अब ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच क्या होगा, यहीं पे रखना पड़ेगा, जीरो से ज्यादा है ये तो। यस सर। एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ अपॉन में एच, एच एच आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन ऑफ एच स्क्वायर और ये एच एच मल्टीप्लाई होकर एच स्क्वायर। अब देखो ये वही फंक्शन हो गया, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, Yes, sir. One hour. यस सर। वन आ जाएगा। वेरी, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस एच, तो माइनस एच करोगे तो माइनस वन। जहां जहां भी एच है उसकी जगह माइनस एच आ जाएगा, हाँ है ना? यस। Yes. ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापिस वही बन गया। One Yes, sir. million. One यस hour. सर। तो दोनों ही इक्वल आ रहे थे, डिफरेंशिएबल के नॉन डिफरेंशिएबल? Differentiable. नॉन नॉन डिफरेंशियल। नॉन क्यों आएगा, दोनों तो सेम आ रहे हैं। फंक्शन पे जीरो नहीं होता। फंक्शन पे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं देख रहा हूँ, उस पे उसका डिफरेंशिएशन देख रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आना चाहिए, क्लियर है? बस इतना ही है, फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, डिफरेंशियल। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा पूछा होता क्या है कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं डायरेक्टली बोल देते कंटिन्यूअस? Yes, sir. Directly बोल देते. डायरेक्टली बोल दे, क्यों? अगर डिफरेंशिएबल इसका मतलब कंटिन्यूअस तो हो गई, और आप चेक भी कर लेना, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो, तो कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस Yes, sir. चलो
तो एक रूल और लिख लो कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, देन इट इज कंटिन्यूस ऑल्सो, है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो नोट करके, if fx is differentiable then it will be continuous also. और if fx is discontinuous, अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस है तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये दो कंडीशन बस है, इसके अलावा कुछ नहीं, वाइस वर्सा टू नहीं होगा। क्या ऐसा जरूरी है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो डिसकंटिन्यूस ही होगा हमेशा? नॉन डिफरेंशिएबल हो तो डिसकंटिन्यूस होना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि शार्प कॉर्नर भी आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा होगा, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हमेशा होगा। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं, क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा क्या? No, sir. नहीं। No, sir. तो ये दो ही नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 है। इसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। फर्स्ट वाला में x इक्वल टू 1 पे चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। सेकेंड वाले में x इक्वल टू 0 पे चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मैं आपको 6 मिनट का समय दे रहा हूँ। क्लियर है? Yes. Yes, sir.
हाँ, हो गए अटेम्प्ट दोनों क्वेश्चन? यस सर। ठीक, कोई बाकी है क्या या फिर करें डिस्कस? ठीक है, देखो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले समझना, कभी भी एक चीज हमेशा दिमाग में छापो, स्पेशल फंक्शन जो आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, वो हमेशा कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है? तो उनको पहले डिफाइन प्रॉपरली करना होगा आपको। यहाँ दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस x, ये तब जब x 1 से छोटा हो। नीचे वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, जब x से बड़ा, जब x 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन, 1 से छोटा हो तो ये फंक्शन। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है 1 पे, तो हमेशा सबसे पहले कंटिन्यूटी ही चेक कर लिया करो। कंटिन्यूटी अगर आसान हो तो, और मान लो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया तो भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, नॉन डिफरेंशिएबल आया तो भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो, क्योंकि अगर मान लो डिसकंटिन्यूस आ गया तो डायरेक्टली लिख देना नॉन डिफरेंशिएबल, और कंटिन्यूस आया तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेना। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटा, 1 से हल्का सा, अप्रोचिंग 1, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन। 1 से छोटा फंक्शन कौन सा? ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करें बताओ? x अगर 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 ही आएगी सर। हाँ, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा 2 से थोड़ा सा छोटा आएगा। 2 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 है ना? Yes, sir. अब x की जगह क्या रखना है? x की जगह क्या 1. पुटअप? 1 पुटअप करना है ना? 1 अप्रोचिंग 1 ही तो है। यस इसको माइनस Yes. 1 में बहुत सारे बच्चे -1 लिख देते हैं, -1 थोड़ी है, ये 1 ही है। 1 माइनस का मतलब हल्का सा क्या है? 9999। 1. तो उसको 1 ही मानते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली कितना 1 ही होता है। तो 1, इसके लिमिट किसकी तरफ, लिमिट फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच करे, लिमिट किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। समझ पा रहे हो? Yes sir. अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में ये वाला फंक्शन है। फ्रैक्शनल Yes. पार्ट जब किया था तो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया था? Sir, X plus greatest integer. greater teacher function लिखो. मैं कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख दो कि x में से उसका इंटीजर पार्ट हटा देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, है ना? Yes, sir. Yes sir. अब 1 प्लस पे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुटअप करो। 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1 1 1 कैंसिल, x बचेगा और x को 1 रख देंगे तो ये कितना आ रहा है? 1। 1 minus. तो यहाँ पे तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूस? Discontinuous. Discontinuous. अच्छा, डिसकंटिन्यूस। क्या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करूं? No, sir. No sir. नहीं ना, उसके लिए टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंट। यस सर। समझना है? अब ऐसे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बोर्ड्स में भी, जेई में भी। आ रही बात समझ? Yes. Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब वही डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना था। तो कंटिन्यूटी देखोगे तो लिमिट की वैल्यू तो क्या 0 है, क्योंकि 0 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट 0 ही आएगा, और 0 0 बराबर है तो कंटिन्यूस तो डायरेक्ट दिख रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। Yes, sir.
है ना, फॉर्मूला वापस वही लग जाएगा, x इक्वल टू 0 पे पता करना है। तो अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो प्रॉपरली। 0 माइनस मतलब माइनस ऑफ h, माइनस h रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस f(0), f(0) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0, अपॉन में माइनस h, ये तो 0 ही है, ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ -1/h। चाहो तो माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। अब आप लोग बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, h 0 की तरफ जा रहा है और tan इनवर्स 1/h कितना आएगा, तो 1/h किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ से। इंफिनिटी। वेरी गुड। और tan इनवर्स में इंफिनिटी कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, मतलब π/2, है ना। यस तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई π/2, समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। यस सर। अब इसकी राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे सेम तरीके से, सेम फॉर्मूला, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, वापिस h, अब h जहां जहां भी x उसकी जगह h आ जाएगा, तो प्लस h आएगा, तो h कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स h बचेगा, tan इनवर्स 1/h बचेगा, तो क्या आएगा, प्लस का π/2। यस यस सर। सर। अब क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंट। नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियल। समझ पा रहे हो ये सब क्या हो रहा है, Yes, sir. यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा है। नो Yes, सर। sir. और चलिए। अब कभी कभी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अब उसके लिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, या मॉड्यूल में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलो एक ट्राई करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, एक बार सब लोग कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें 25 में ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। एक बार देखो 25 क्वेश्चन दिख रहा है सबको, 25, Yes, यस sir. सर। 25 का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो एक बार, नहीं आएगा फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25। सब लोग कोशिश करो, 4 मिनट का समय ले लो भले ही, पर कोशिश करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, थोड़ा टफ है, आई नो, हो सकता है ना बने, लेकिन अपनी आपको जो लगता है वो आप अपनी तरफ से ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जैसा सही लगता है आप वैसे अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपके हिसाब से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से 1 में ग्राफ कैसा रहेगा, और फिर 1 से 2 में ग्राफ कैसा रहेगा।
चलो सीखें, अटेम्प्ट किया सबने एक एक बार, क्या भी कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वो आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप और उनमें भी डाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो इसका ग्राफ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इस ये जो ग्राफ अपन सीखेंगे ये आपको ग्राफ एरिया अंडर कर्व में भी काम आ जाएगा, दूसरे चैप्टर में भी काम आ सकता है। तो पहले अपन ग्राफ में अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 - 4 x² का मॉड का, कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखो आपको जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा अगर ध्यान हो, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, तो देखना, कभी फ्री टाइम में देख लेना कि जब भी पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाता है तो ग्राफ में क्या चेंज आते हैं वो हमने समझना है। तो पहले अपन इस मॉड के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अंदर जो फंक्शन दिया वो क्या दिया, 1 - 4 x²। अब ये एक क्वाड्रेटिक है Yes, sir. ना? तो पहले अपन अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसको मैं ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूँ, अंदर वाला जो फंक्शन है 1 - 4 x²। अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा बताओ? इसके रूट्स पता है कि क्या है? बोलो, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? रूट्स कैसे निकालते क्वाड्रेटिक के? फैक्टराइज करना पड़ेगा। Factorization, yes, sir. फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a² - b² का, a + b, a - b। इसके रूट्स क्या क्या आ गए, एक -1/2 और एक +1/2, है ना? Yes, sir. अब डाउनवर्ड पैराबोला कि अपवर्ड पैराबोला? Downwards. डाउनवर्ड। ऐसा ग्राफ आएगा, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो अपन ने किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 1 - 4 x² का। अब इस पूरे पे अगर मैं मॉड लगा दूं, इस पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? Downward हट जाएगा. Yes, sir. सोचो जरा, पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होगा? जैसे मान लो जो वैल्यू पहले -3 आ रही थी, तो इसमें जो फंक्शन की वैल्यू -3 आ रही, मान लो वो -3 वैल्यू अब क्या हो जाएगी? Positive. जैसे मान लो पहले ओरिजिनल फंक्शन में ये वाले ब्लू वाले, सर इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, मतलब जो ऊपर रेड में बना दिया मैंने, ये जो ब्लू वाले का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, इसमें जो वैल्यू पहले जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, मॉड लगने से वो नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। Yes. Yes, sir. और जो पॉजिटिव वैल्यू तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव वाले ग्राफ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन नेगेटिव Yes, वाला sir. ग्राफ किसमें कन्वर्ट, ऊपर फ्लिप हो जाएगा पॉजिटिव में। Yes, sir. सॉरी, इसमें ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, मिरर इमेज टाइप, इसकी मिरर इमेज ऐसा। क्लियर है? ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये जो रेड कलर से पूरा ग्राफ हो जाएगा, ये मॉड ऑफ 1 - 4 x² का ग्राफ आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, इस ग्राफ को देख के बताओ, ये पॉइंट कितना आ गया, -1/2, ये 1/2। अच्छा, अपन को क्वेश्चन में कहां से कहां तक बोला था? 0 से 1 के बीच में। Yes, sir. 0 से 1, तो 0 से 1 में इतना पोर्शन आएगा ग्राफ। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ था वो भी बहुत अच्छा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 2x। अब इसको समझना, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती है, ध्यान से समझना अच्छे को। सबसे पहले मैं अंदर वाले ग्राफ को रेड कलर से ड्रॉ करूँ, अंदर वाला जो ग्राफ है x² - 2x को, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ को ड्रॉ करूँ।
सबसे पहले मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे और कैसा दिखेगा ग्राफ? करो ड्रॉ अपनी अपनी कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ ड्रॉ करो। सर रूट्स 0 और 2 हो जाएंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक, इसके रूट इसके फैक्टर वापस वही है, x कॉमन लोगे x माइनस 2, दो रूट क्या आएंगे 0 और 2, तो 0 और 2 से पास करेगा अपवर्ड पैराबोला, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। और ये पीक पॉइंट कहाँ पे आता था? देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्वाड्रेटिक में जो पीक पॉइंट का फॉर्मूला होता था, अगर वो याद करोगे तो क्या था? किसी भी क्वाड्रेटिक पैराबोला का जो ये जो पीक पॉइंट होता था, इसका फॉर्मूला होता था एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है। Yes. ठीक है, ये बहुत काम आता है, इसलिए याद रखना कोई भी क्वाड्रेटिक हो। अब इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो बी की वैल्यू माइनस 2 आएगी, तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए 1 है। इसका डी निकालोगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 0 है, तो ये आ जाएगा ये माइनस माइनस 2 1,1। एक मिनट चेक करना पड़ेगा वापस, कहीं गलती कर दी है। माइनस डी बाई 2 है अपॉन माइनस डी बाई 4 है। बी कितना है इसका? माइनस 2, और डी कितना आएगा? अच्छा -1 है। माइनस, हाँ माइनस है, तो ये आ जाएगा 1,-1। ठीक है, तो जो पीक पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है? 1,-1 पे। आ रही बात समझ में? x1 y माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. माइनस बी की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी ना? यस सर प्लस। अच्छा, ये सेकेंड वाला ग्राफ है वो मुझे 1 से 2 के बीच में बनाना है। 1 से 2 के बीच में इसी इतना पोर्शन आएगा। Yes, sir. ठीक है, खैर मैं पूरा सिखा रहा हूँ आपको। अब जब इसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा, अब मुझे तो किसका बनाना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही आता है। यस Yes, sir. और आपको याद भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीडीओ टाइप होता था, याद आ रहा है? एक दो स्टेप Yes, स्टेप sir. स्टेप स्टेप चलती जाती है। अब जहां जहां भी वो इंटीजर होगा वैसे वैसे बनेगा ग्राफ। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इंटीजर कहाँ कहाँ पे बन रहा है? -1 से 0। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये जो y फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन, ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे बन रहा है? -1 0, फिर इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होगी, कहीं ना कहीं 2 होगी, 3 इस तरह से बढ़ती जाएगी, हाँ है ना? तो इसकी वैल्यू -1 0 से -1 के बीच में कब बन रही? जब x किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में हो रहा है। तो x जब 0 से 1 है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से -1 है, हाँ है ना? समझना चाहिए। यस सर। इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर बना रहे हैं, इसी का क्या बना रहे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x की वैल्यू जब 0 से 1 है उस समय फंक्शन की वैल्यू, ये जो अंदर वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 है। 0 to 1. 0 से -1 के बीच में है। Yes, sir. 0. माइनस। 0 पे तो चलो 0 है, ठीक है, 0 पे तो 0 हो जाएगी। 1 पे वैल्यू -1 है, लेकिन इसके बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -1। Yes, sir. यस। जी देखो वापिस समझो, x जब 0 से 1 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। यस सर। ठीक है, अब वापिस आगे आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 1 से 2 के बीच में, x की वैल्यू जब 1 से 2 है, तो 1 से 2 में जो ग्राफ है वापिस 0 से -1 के बीच में ही है ना? बोलो, और 1 पे तो वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही? -1, तो वो तो -1 ही है। और 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही? 0। x इक्वल टू 2 पे ग्राफ 0 पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्लोज आ जाएगा।
तो देखो जब x 1 से 2 के बीच में, तो ग्राफ आपका ये वाला है, और ये वाला ग्राफ की y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब इस ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से -1 के बीच में, और 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। Yes, sir. ठीक है, आगे अगर और देखना चाहते हो 2 से आगे भी, तो 2 से फिर देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये 1 कहाँ पे बन रहा है, ये वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू 2 कहाँ पे ब्रेक हो रही है, क्योंकि आपको इंटीजर से ब्रेक करना है। अब अगला ये वैल्यू 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 1 कहाँ तक बन रहा है, तो y की वैल्यू 1, इसको अगर 1 से इक्वेट कर दोगे, आपको पता करना पड़ेगा फिर x क्या आ रहा है। लेकिन फिलहाल 0 से 1 में से 2 में ये ग्राफ है। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, 1 ये वाला जो ग्राफ है 1 से 2 के बीच में लेना था, तो 1 से 2 में ग्राफ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। और जो अगला ग्राफ था 0 से 1, तो 0 से 1 में ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है, तो मैं दोनों ग्राफ अब कंबाइन बना रहा हूं। जीरो, 1 और 2। अब 0 से 1 में ग्राफ ऐसा है, इसमें 1/2 पे ब्रेक हो रहा है। देखो 0 से 1 में कौन सा ग्राफ लेना है, ये वाला। Yes, sir. देखो ये दोनों पॉइंट पता कर लो, x बराबर 0 पे y कितना आएगा, 1। x बराबर 1 पे y कितना आएगा, पता करो। x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो थोड़ा 1 पे Yes. वैल्यू 3 समझ आ रहा है। Yes, sir. Sir. x बराबर 1 रखोगे तो y 3 आ रहा है, -3 आएगा तो 3 बन जाएगा। तो बेसिकली 0 पे स्टार्ट कहां से होगा, 0 पे 1, 1/2 भी रख के देख लो, 1/2 रखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। खैर एक 1 आ रही है और एक 3 आ रही है। यहाँ ठीक है, ये जो ग्राफ है ऐसा बनेगा 0 से 1 के बीच में। क्लियर है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला ग्राफ 0 से 1 के बीच में बनाना था, अगला ग्राफ 1 से 2 के बीच में बनाना है, तो 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ है, यहां से क्लोज, यहाँ पे ओपन, और किस पे, -1 पे। ये तो ये आपका जो पूरा ग्राफ है, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। क्लियर है? अब इसको देख के ध्यान से बताओ डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे, बोलो। 1 0 से One, लेकर 2 के बीच में, One. 1 पे 0 से 2 के डिस्काउंट. बीच में कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस, 0 पे बता, 0 पे कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, Discontinuous. वो समझ के। 0 पे क्या देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की राइट हैंड लिमिट, 0 पे x इक्वल टू 0 पे, राइट हैंड लिमिट. राइट लेफ्ट में तो कोई ग्राफ ही नहीं, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के लिए दोनों बराबर, तो 0 पे कंटिन्यूस है, 1/2 पे भी कंटिन्यूस है, 1 पे डिस्कंटिन्यूस. Discontinuous. और 2 पे, Two. 2 पे भी Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है। देखो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, तो डिसकंटिन्यूस है 2 पे भी। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे One or two थे. 1 पे क्यों, 1 पे तो 1 की इधर तो ग्राफ ही नहीं है ना, तो 1 पे तो इधर कंटिन्यूस है ना 1 पे, और 1 पे टेंजेंट भी सेम बनेगी, इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं है। 2 पे और 1 पे, 2 पे सॉरी 1/2 पे, 1 पे और 2 पे डिस्कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल, 1/2 पे, 1 पे और 2 पे क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। 1 पे तो देखो 1 पे तो स्मूथ ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा ग्राफ,
यस सर। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, और इधर टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू टेंजेंट दोनों सेम बनेगी, है ना? यस तो याद रखना, तो डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अगर मान लो P पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, M पॉइंट पे N पॉइंट पे मान लो नॉन डिफरेंशियल है, तो M प्लस N की वैल्यू बताओ, तो 2 और 3 5 हो जाए ऐसे, और ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं। पर एक्चुअली इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है, नेगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में फ्लिप हो जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में आपको देखना पड़ता है कि फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे इंटीजर कहां पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे इंटीजर कहां पे बन रहा है। क्लैरिटी आई थोड़ी बहुत? यस सर। एक बार वो घर जाके इसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और होमवर्क के लिए आप चाहो तो ये वाला जो क्वेश्चन है 24, ये ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? इसमें भी आपको यस सर। ग्राफ बना के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। इसके लिए मैं आपको, चलो ठीक है, आप ट्राई करना करके। क्लियर है? यस सर। तो सर कल डिफरेंशिएबिलिटी की का, हाँ सर बोलो। कल की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती। कल वाला असाइनमेंट वो जो आपके ग्रुप पे आया था वो, यस सर। ठीक है, 1 मिनट। रिलेशन वाला, यस सर रिलेशन। ठीक है, 2 मिनट रुको, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा दिया था लास्ट। कल के असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन जो था, बोला था रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, मतलब इनपुट और आउटपुट इंटीजर होगा। और रिलेशन आर के बारे में क्या बोला गया, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में जो रिलेशन वो दिया हुआ है, एक्स और वाई कौन से लेने आपको, बेसिकली एक्स और वाई ऐसे लेने सच दैट एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये रिलेशन है, एक्स और वाई के वो पेयर लेने जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ऑप्शन में पूछा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते थे, किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, ए ए कॉमा ए टाइप के। तो रख के देख लेते हैं, आई की जगह ए रख दोगे, माइनस ए क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3 a क्यूब, है ना? यस सर। तो यस 0 आ रहा है, यस सर। तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, और क्या सोचते हैं, ए कोमा बी और सर बी का मतलब मतलब ए कोमा बी अगर आ रहा है तो उसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स कोमा वाई अगर ट्रू है तो वाई कोमा एक्स ट्रू होगा कि नहीं होगा। मतलब इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये ऑलरेडी अपन गिवन अजम्पशन मानते हैं, तो वाई कोमा एक्स के बारे में चेक करना है। तो एक्स कोमा वाई अगर आर को बिलोंग करेगा मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 y क्यूब, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी। अब इसका उल्टा चेक करना है आपको, तो y कॉमा एक्स क्या बनेगा, वाई क्यू माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स। हाँ, जहां जहां भी y उसकी जगह x आएगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है? अब देखो ये दोनों रिलेशन अलग अलग है, देख पा रहे हो क्या, ये दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक्स क्यूब ये आ रहा था, यहाँ पे ये अलग आ रहा है,
और इसमें Yes, आपस में अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड भी कर दूं, ऐड भी करने पे कुछ भी कट पीटेगा नहीं, कुछ ना कुछ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ही अलग है। तो ये 0 के बराबर आए ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में ऑलवेज ट्रू नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा कोई तरीका, दूसरा एक तरीका और है कि आप अगर एक आधा भी एग्जांपल आपने ऐसा ढूंढ लिया कि जहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिक। मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक आधा एग्जांपल ऐसा फाइंड कर लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, और उसका उल्टा अगर अपन ने निकाल के देखा है, जैसे मान लो 1,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो 3,1 के लिए चेक कर लो, अगर एक के लिए भी सिमेट्रिक नहीं है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिक। ओवरऑल क्या हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? तो यस yes, sir. अगर ऑप्शन देखोगे अगर आप, तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर ए और सी में आपको सिमेट्रिक के बारे में बोला गया, तो ऑप्शन बी ही बच रहा है। ट्रांजिटिव की अगर बात करनी है तो एक्स और वाई और एक्स को ट्रू मान के एक्स वाई और एक्स जेड को ट्रू मान के एक्स वाई और वाई जेड को ट्रू मान के एक्स जेड में रिलेशन निकालना होगा। आया ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, ट्रांजिटिव एक बार खुद से पूछना। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अटेम्प्ट करते रहो, और डाउट और हो पूछते रहा करो। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा सब जितना भी होमवर्क आपको मिल रहा है तीनों सब्जेक्ट में, सब थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।